सभी धम्म मित्रों को सादर जय भीम। संविधान चर्चा भाग 2 में आप सबों का स्वागत है। पिछले चर्चा में हमने संविधान के इतिहास और निर्माण प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा किया था। आज हम संविधान सभा के निर्माण से संबंधित बातें करेंगे। 16 मार्च 1946 को ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन एक त्रिसदस्यीय समिति था जिसका मुख्य काम था कि भारतीयों के हाथ में सत्ता हस्तांतरण को सुगम बनाए तथा सत्ता हस्तांतरण के बाद जो भारत देश की शासन व्यवस्था है उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए एक संविधान हो और संविधान निर्माण के लिए एक सभा, संविधान सभा का निर्माण हो। तो कैबिनेट मिशन भारतीयों को यह सुझाव दिया कि शासन व्यवस्था ठीक से चलाने के लिए आपको एक संविधान सभा का निर्माण करना है और उस संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण होगा। तो निश्चित तौर से संविधान सभा में भारत में रह रहे सभी जाति और धर्म के लोगों के प्रतिनिधियों का समावेश होने वाला था ताकि वो अपने अपने वर्ग के लोगों की बात को रख सके। कैबिनेट मिशन के इस सुझाव के बाद भारतीयों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन प्रारंभ हुआ। संविधान सभा के सदस्य के लिए एक शर्त रखा गया कि संविधान सभा का वही सदस्य हो सकता है जो किसी राज्य के विधानसभा का सदस्य होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में जाकर अपनी बात रखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और उत्साहित थे, लेकिन उनके विरुद्ध में जो माहौल बनाया गया इससे उनका संविधान सभा में प्रवेश पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। उस समय के मनुवादी व्यवस्था ने, कांग्रेस के नेताओं ने यह संकल्प कर लिया था कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में प्रवेश से रोकने के लिए दरवाजा तो क्या खिड़की और रोशनदान बंद कर देंगे। इसलिए बाबा साहब को मुंबई और दिल्ली तथा महाराष्ट्र के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा था, इसलिए वो पश्चिम बंगाल गए। पश्चिम बंगाल में जैसोर, खुलना, बोरीशाल, फरीदपुर स्थान है। उसी क्षेत्र से बाबा साहब ने विधानसभा का चुनाव लड़ा। बाबा साहब विधानसभा चुनाव में विजित हुए। उनके विजय में बंगाल के नेता जोगिंद्रनाथ मंडल का बहुत बड़ा रोल था और उस क्षेत्र के जो नमोशूद्र वर्ग के लोग थे और मुस्लिम वर्ग थे उन्होंने काफ़ी भूमिका निभाई बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने के लिए। तो इस प्रकार बाबा साहब अपनी बुद्धिमत्ता से और अपनी कार्यकुशलता से संविधान सभा में प्रवेश किए। संविधान सभा में कुल 296 मेंबर आए थे, लेकिन मुस्लिम लीग के मेंबर संविधान सभा का बायकॉट किए थे, बहिष्कार किए थे। इसलिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, उसमें कुल 207 मेंबर थे। तो पहली बैठक के दिन संविधान सभा का अस्थायी चेयरमैन चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के चेयरमैन चुने गए अस्थायी रूप से।
दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुआ उसी स्थान पर, और इस दिन संविधान सभा के जो सदस्य थे उनके अस्थायीकरण के लिए कानून पास किया गया। 11 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी चेयरमैन चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी चेयरमैन चुना गया। इसके बाद जो अगली मीटिंग हुई वो 13 तारीख की हुई, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्यों और मनोरथों पर एक भाषण दिया। उसमें संविधान की रूपरेखा पर चर्चा की गई थी। इसके बाद 16 दिसंबर को संविधान सभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। 17 दिसंबर को पुनः संविधान सभा बैठी और इस दिन बाबा साहब का एक शानदार विश्व स्तरीय सार गर्भित भाषण हुआ। उन्होंने नेहरू प्रस्ताव के समर्थन और विरुद्ध में बहुत सारी बातों को रखा। उनकी जो भाषण थे उस भाषण में जो बाबा साहब के अंदर में राष्ट्रीयता की भावना थी, जो राष्ट्रभक्ति थी, वह उद्बुद्ध हुआ और संविधान सभा के सारे मेंबर बाबा साहब के भाषणों से काफी प्रभावित हुए और करतल ध्वनि के साथ उनको प्रोत्साहित भी किए, उनका उत्साहवर्धन भी किए। इसके बाद भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को होता है। निश्चित ही यह आनंद का पल था, लेकिन बाबा साहब और वे जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनके लिए बहुत ही एक निराशाजनक घटना हुई, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और 15 अगस्त को भारतीय तिरंगा झंडा फहर गया। तो इसमें क्या हुआ कि जिस क्षेत्र से, पश्चिम बंगाल के जिस क्षेत्र से बाबा साहब संविधान सभा में प्रवेश किए थे, वह क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ गया। आज वो बांग्लादेश में है। तो बाबा साहब की सदस्यता पाकिस्तान में चली गई और बाबा साहब भारत में रह गए। यहाँ मनुवादियों की चाल चल गई। बाबा साहब उदास हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए। उन्हें लगा कि अब उनकी जो राजनीतिक कैरियर है वह खत्म होने वाला है, लेकिन बाबा साहब हिम्मत नहीं हारने वाले थे। वे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से संपर्क किए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने बाबा साहब के निवेदन को स्वीकार किया और उन्होंने कांग्रेसी नेताओं पर दबाव डाला कि यदि आप भारत की आज़ादी चाहते हो तो डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में किसी भी प्रकार प्रवेश कराओ। विवश होकर के उस समय के जो कांग्रेसी लीडर थे उनको बाबा साहब को संविधान सभा में प्रवेश कराना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर महाराष्ट्र के मुंबई के प्रधानमंत्री बीजी खेर ने एम.आर. जयकर के सीट को खाली कराया और बाबा साहब को निर्विरोध जिताया। उस समय जो राज्यों के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इस प्रकार बाबा साहब अपनी क्षमता के बल पर, बुद्धि के बल पर, प्रज्ञा के बल पर पुनः संविधान सभा में दोबारा प्रवेश किया। संविधान सभा ने संविधान प्रारूप समिति का गठन किया। संविधान प्रारूप समिति में 7 विधि विशेषज्ञों को चयन किया गया जो सबसे ज्यादा ज्ञाता थे। उन 7 में से जो सबसे ज्यादा विधिक ज्ञान रखने वाले थे उनको चेयरमैन बनाया गया संविधान प्रारूप समिति का, और वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अलावे संविधान में अन्य सदस्य थे, जिसमें अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, गोपाल कृष्णा स्वामी अयंगर थे, डीपी खेतान, बीएल मित्तर, के मुंशी, सैयद सादुल्ला, 6 अन्य सदस्य थे। कहने को तो संविधान प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे बाबा साहब को लेकर के, लेकिन संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा, और मैं ये कहूँगा कि पूरी भूमिका अगर रही तो सिर्फ बाबा साहब की रही। स्वयं संविधान सभा के एक सदस्य श्री टी कृष्णमाचारी ने इस बात को सदन में रखा था कि डीपी खेतान की जो मृत्यु हो गई थी उसके जगह को नहीं भरा गया। कुछ लोग बीमार थे, कुछ लोग दिल्ली से बाहर थे, कुछ लोग अपने कार्यों में व्यस्त थे, जिसके चलते संविधान निर्माण की पूरी जिम्मेवारी डॉक्टर अंबेडकर पर आ गई। इस प्रकार बाबा साहब ने अपनी स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए भारत के संविधान को 2 साल 11 माह और 17 दिन में तैयार किया। मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान का निर्माण कर रहे थे, उस समय वो हिंदू कोड बिल का भी निर्माण कर रहे थे, और हिंदू कोड बिल उतना ही बृहत और महत्वपूर्ण था जितना कि भारत का संविधान। तो बाबा साहब ने 1948 को 315 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची वाले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रारूप संविधान को संविधान सभा को भेजा। और ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था 315 अनुच्छेद वाली, वो 8 माह तक आम जनता के सुझाव के लिए रखा गया। इसके अलावा संविधान के एक एक प्रति संविधान सभा के प्रत्येक सदस्यों को दिया गया, देश के प्रत्येक बुद्धिजीवियों को दिया गया, ताकि वे उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और आवश्यक सुझाव दिए। इसके बाद संविधान का रीडिंग शुरू हुआ, जिसको संविधान का वाचन कहते हैं। फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ, सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 को, और थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 को। इस प्रकार संविधान के एक एक आर्टिकल्स, एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज पर विस्तार चर्चा हुआ और सबका जवाब अकेले बाबा साहब ने दिया। गौरतलब है कि जब संविधान को आम आदमी के लिए, आम आवाम के सुझाव के लिए जब रखा गया, तो उसमें 7635 अमेंडमेंट आए, लेकिन बाबा साहब ने उसमें से 2473 अमेंडमेंट को ही एक्सेप्ट कराया। अगर वो सारे के सारे 7635 संशोधन स्वीकार कर लिए जाते, तो फिर बाबा साहब ने जो संविधान को निर्माण किया था उसका स्वरूप बचता ही नहीं। तो अकेले उन्होंने संविधान सभा में सारी बातों का जवाब दिया। हालांकि उस समय संविधान सभा में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 30 मेंबर थे, जिसमें एक महिला शेड्यूल कास्ट की मेंबर थी, लेकिन बहस में और बाबा साहब के समर्थन में कोई आगे नहीं आया। बाबा साहब ने निराश होकर कहा भी कि ये लोग अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं, विदेशी पत्रकार क्या समझते हैं, क्या समझते होंगे कि दलितों की भारत में कोई समस्याएं ही नहीं है। तो इस प्रकार बाबा साहब ने जिन संशोधनों को एक्सेप्ट किया उस पर अकेले जवाब दिया। हालांकि बहुत सारे चीज जो बाबा साहब संविधान में रखा था उसको संशोधन में खत्म कर दिया गया। फिर भी जो भी प्रावधान है भारत के संविधान में वो बहुत ही सुंदर है, अनुपम है, अनुतर है। इस प्रकार अंतिम रीडिंग के बाद 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान का अंतिम
रूप जब पेश किया गया तो उस समय जो संविधान में अनुच्छेद थे उसकी संख्या 395 थी, 22 भाग और 8 अनुसूची। 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा में एक शानदार, सारगर्भित और विश्व स्तरीय भाषण दिया था। उसमें कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि संविधान का चलाने वाला बुरा हो तो संविधान बुरा सिद्ध होगा। अगर संविधान बुरा भी हो और उसका संचालन करने वाला अच्छा हो तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। संविधान न कठोर है न लचीला है, यह युद्ध और शांति दोनों ही काल में चलने वाला है। बाबा साहब ने एक और बात कहा कि हमारा संविधान सभी वर्ग, वर्ण और जाति के लोगों के कल्याण की उदात्त भावना से लिखी गई है। अगर संविधान फेल होता है तो यह नहीं कहा जाएगा कि हमारे पास एक खराब संविधान था, बल्कि यह कहा जाएगा कि संविधान का संचालन करने वाला व्यक्ति ही दुष्ट था। उन्होंने एक बात और कही कि 26 जनवरी 1950 को यद्यपि भारत राजनीतिक रूप से आजाद होगा, दो विरोधी मान्यताओं के दौर में प्रवेश करेगा। पहला, राजनीतिक रूप से समान होगा लेकिन सामाजिक रूप से असमान होगा। यदि समय को रहते हुए उस असमानता को दूर नहीं किया गया तो जो हम राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को तैयार किए हैं उसको असमानता के शिकार लोग तहस नहस कर देगा। तो इस प्रकार जो बाबा साहब का भाषण हुआ था वो पढ़ने योग्य है, मनन करने योग्य है। वो एक शानदार, सारगर्भित भाषण था। तो 25 नवंबर को जो भाषण हुआ उसके बाद 26 नवंबर को संविधान को अंतिम रूप से संविधान सभा को सुपुर्द किया गया। तो इस प्रकार भारत के संविधान के निर्माण की कहानी है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद हैं और इसकी विशेषता यह है कि संविधान को 3 पिलर पर खड़ा किया गया है: लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर। संविधान को धर्मनिरपेक्ष रखा गया है, समाजवादी रखा गया है और सबसे बड़ी बात है कि संविधान के अनुसार देश का कोई धर्म नहीं है। सभी लोग जो भारत में रहते हैं उनके लिए संविधान एक राष्ट्र ग्रंथ है। संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो इस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ और वह संविधान ही है जो पिछले 70 साल से भारत को अखंड बनाकर रखा है। इसलिए हम सबों को संविधान का आदर करना चाहिए, संविधान का मनन करना चाहिए, संविधान का अनुच्छेदों का पठन करना चाहिए और मूल अधिकार के साथ साथ अपने मूल कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। आज इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।